नमस्कार, मैं शिव कुमार शुक्ला जीके जैन स्कूल से। आज समास पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जाऊँगा कि समास क्या है, समास के भेद कितने होते हैं, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं, उसको समस्त पद कैसे हम बना सकते हैं, उसका विग्रह कैसे किया जा सकता है। तो आज हम इसी समास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि समास है क्या। समास दो पदों के योग से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। तो दो पदों के योग, दो पदों के योग से बनने वाले शब्द को समास कहते हैं। यानी अगर कहीं भी समास का नाम आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पर दो पदों का योग है, यानी दो पद मिलकर जब कोई एक शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। आइए जानते हैं समास के भेदों। तो अभी तक आपने जान लिया समास माने दो पदों के योग को समास कहते हैं। अब पद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पद, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, पद और शब्द। पद क्या है और शब्द क्या है। यानी शब्द वो है जो स्वतंत्र सार्थक वर्णों का योग है। स्वतंत्र और सार्थक वर्णों का योग शब्द होता है, यह स्वतंत्र होता है। पद क्या होता है, व्याकरणिक रूप से किसी वाक्य में प्रयोग किया हुआ रहता है, किसी वाक्य में प्रयोग को पद। यानी शब्द और पद ये दोनों एक ही है, लेकिन अंतर क्या है, ये स्वतंत्र क्या है और ये व्याकरणिक क्या है, अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से मैं समझा दूंगा। राम, राम किताब पढ़ता है। अब यहां पर जो राम है यह स्वतंत्र है, यह स्वतंत्र है, इसलिए यह शब्द हो गया। यहां राम स्वतंत्र है इसलिए शब्द हो गया। लेकिन वही राम यहां पर है, तो यहां पर है तो ये सेंटेंस में पूरे प्रयोग किया गया है। तो ये जब सेंटेंस में प्रयोग किया गया है तो इसको हम पद कहते हैं। यानी जब कोई शब्द स्वतंत्र होता है तब वह शब्द होता है, लेकिन जब वही शब्द व्याकरणिक रूप से किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद बन जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, राम यह स्वतंत्र है इसलिए यह शब्द है, लेकिन राम किताब पढ़ता है यानी यह व्याकरणिक रूप से एक सेंटेंस में बधा हुआ है, इसलिए ये राम जो शब्द है ये शब्द नहीं कहा जाएगा, इसको पद कहा जाता है। जैसे घर, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। अब यहां पर हम देख लेंगे, यहां पर घर ये स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है तो ये क्या हो गया, शब्द हो गया। लेकिन यहाँ पर तुम घर जाओ, यानी ये घर जो शब्द है
ये स्वतंत्र नहीं है, ये इस सेंटेंस में प्रयोग किया गया है, इसलिए यह घर जो है यह पद होता है। तो जब दो पद आपस में मिलकर के एक शब्द बनते हैं तो वो समास कहलाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि समास के भेद क्या हैं, कितने समास के भेद होते हैं और उसका परिभाषा क्या है, उसको पहचानने के लिए हम क्या करना चाहिए। तो आइए हम समास के भेदों को जानते हैं। समास के भेद। अब समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास, और आखिरी बहुव्रीहि समास। आखिरी छठा बहुव्रीहि समास। तो हमने देखा समास के जो 6 भेद हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अभी 9 जो नए व्याकरण आ रहे हैं उसमें 4 ही समास बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कर्मधारय और बहुव्रीहि, कर्मधारय और बहुव्रीहि में ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें बहुत कम ही अंतर है, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ लिखा हूँ। तो अब हम जानते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या है। तो अव्ययीभाव समास ये 6 भेद हो गए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब आइए हम यह जानते हैं अव्ययीभाव समास क्या है। फर्स्ट वन, अव्ययीभाव समास। ऐसा कहा जाता है परिभाषा के अनुसार कि अव्ययीभाव समास पे पहला पद मुख्य होता है और दूसरा पद गौण होता है। और गौण और मुख्य क्या होता है इसके बारे में मैं बता दूं कि जब समास 2 होते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब हमने देखा ना, अभी इसके पहले मैंने बताया था 2 पद के योग से समास बनते हैं। तो पहला पद है प्रति, ये पहला पद आपका, ये पहला पद है। और उत्तर पद माने आखिरी पद है दिन, इसको उत्तर पद कहते हैं, या दूसरा पद भी कह सकते हैं। पहला पद और दूसरा पद इसको भी कह सकते हैं, या उत्तर पद भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि पहला पद और दूसरा पद, यानी अव्ययीभाव समास में ऐसा कहा जाता है कि पहला पद मुख्य होता है और दूसरा पद गौण होता है। गौण माने जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होता है। तो हमने देखा कि दिन माने दिवस और प्रति, अगर
प्रति लग गया तो इसका विग्रह हो जाएगा हर दिन, हर दिन। यानी इसका पहला पद मुख्य है और दूसरा पद गौण है, तो इसलिए ये अव्ययभाव है। इसी प्रकार यथा शक्ति, यथा शक्ति। अब पहला पद है यथा, ये पहला है, और दूसरा पद है शक्ति। यानी ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। यानी ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। उसके बाद अभी आप देखिए, यानी ये पहला पद ये मुख्य है और दूसरा पद गौण है, तो ये हो गया अव्ययभाव समास। जिसका पहला पद मुख्य होता है और दूसरा पद गौण होता है, वो अव्ययभाव समास होता है। समास का विग्रह करते समय एक चीज की ध्यान देने की जरूरत है। समास का विग्रह करते समय हमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे कर्तानी, कर्मको, कर्ण से, के लिए, नानेनी, रारेरी, ये कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो अव्ययभाव समास को हम पहचानने के लिए जिसका पहला पद मुख्य होता है और दूसरा पद गौण होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। उसी तरह यथाशक्ति, और हाँ इसी प्रकार है हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, आंखों आंख। इसी तरह हाथों हाथ, हाथों हाथ, यानी हाथ ही हाथ में, यानी पहला पद ये मुख्य है और दूसरा पद गौण। उसी तरह बेगुना, बेगुना, इसका हमने देखा पहला पद बे है और दूसरा पद है गुना, तो ये पहला पद मुख्य है और दूसरा पद गौण है, इसलिए यह अव्ययभाव समास हुआ। और ठीक इसका विपरीत होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जानेंगे कि तत्पुरुष समास में क्या है। दूसरा है तत्पुरुष समास। ठीक अपोजिट है अव्ययभाव समास के लिए, ठीक अपोजिट है। इसका पहला पद गौण होता है और दूसरा पद मुख्य होता है। इसमें पहला पद मुख्य होता है, दूसरा पद गौण होता है। इसमें पहला पद गौण होता है और दूसरा पद मुख्य होता है, और इसको और आसानी होता है पहचानने के लिए कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया रहता है। कारक चिन्हों से मिलकर ये बना होता है। जब इसका विग्रह करेंगे, जब तत्पुरुष समास का विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह रहते हैं, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र। हमने देखा पहला पद राज और दूसरा पद पुत्र, यानी ये पहला और ये दूसरा। तो राज माने राजा और ये पुत्र इसमें मुख्य है, तो और इसका विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। अब हम यहां देखेंगे कि विग्रह करते समय हमें कारक चिन्ह भी मिल रहे। घुड़सवार, घुड़सवार, पहला पद घुड़ और दूसरा पद सवार, यानी समास में पहला पद और दूसरा पद होता है। अव्ययभाव समास में हमने देखा जिसका पहला पद मुख्य होता है, दूसरा पद गौण होता है। उसका ठीक विपरीत हमने देखा तत्पुरुष समास में कि जिसका पहला पद गौण होता है और दूसरा पद मुख्य होता है, विग्रह करने पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उसी तरह इसका पहला है गुण, दूसरा है सवार, यानी घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। राह खर्च, राह खर्च,
यानी पहला पद रा है, दूसरा पद खर्च। यानी इसका विग्रह करेंगे तो होगा रास्ते का खर्च। अब हम देखेंगे यहां पर, यहां का, यहां भी का। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। अब हमने देखा पहला पद प्रयोग, दूसरा पद शाला। तो इसका विग्रह जब हम करेंगे तो होगा प्रयोग के लिए शाला। शाला मीन्स होता है घर, यानी प्रयोग के लिए घर। तो प्रयोगशाला हमने देखा, राजपुत्र, घुड़सवार, राम खर्च, प्रयोगशाला, तमाम गौशाला, तमाम ऐसे हैं जिनका पहला पद गौण है और दूसरा पद जो है, दूसरा पद मुख्य है। इसका पहला पद गौण है, दूसरा पद मुख्य है। इसमें प्रयोग पहला पद गौण है, दूसरा पद मुख्य है। इसी तरह अव्ययभाव समास में पहला पद दूसरा पद गौण है और पहला पद मुख्य है। इसमें भी दूसरा पद गौण है और पहला पद मुख्य है। यानी जिसका पहला पद मुख्य होता है अव्ययभाव समास होता है, जिसका पहला दूसरा पद मुख्य होता है तत्पुरुष समास। जैसे राजा का पुत्र, यानी राजा एक सामान्य है, लेकिन पुत्र ये है स्पेशल कि राजा का पुत्र। घोड़ा, घोड़ा एक सामान्य है, लेकिन घुड़सवार ये है स्पेशल। इसी तरह राह, रास्ता सामान्य है, खर्च ये है स्पेशल। इसी तरह प्रयोग माने इन्वेंट ये है सामान्य, लेकिन शाला प्रयोग का शाला यानी ये है मुख्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अव्ययभाव और तत्पुरुष समास ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, जिसका पहला पद मुख्य होता है, दूसरा गौण होता है। इसका पहला पद गौण होता है और दूसरा मुख्य होता है। इसका मुख्य रूप से तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह जरूर मिलेंगे। कारक चिन्हों का प्रयोग रहता है, जैसे का, के, की, से, के लिए, ने, पर। इन कारक चिन्हों से मिलकर के ये बना होता है। अब तीसरा हम आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास यानी जिस समास के पहला पद संख्यावाचक होता है। संख्या, संख्या मीन्स नंबर। संख्या मीन्स नंबर, माने 1, 2, 10, 20, 100, करोड़, लाख, ये सारे जो पहला पद, जिसका पहला पद संख्या बताता हो वो होता है द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौराहा, यानी यहां पर चौ माने होता है चार, राह माने रास्ता, यानी चार राहों का समाहार। इसी तरह सतसई, सतसई बिहार का दुआ है। तमाम बोर्ड एग्जामों में, कई एग्जामों में ये सतसई पूछा जाता है। सत माने होता है सात, सत माने होता है सात, सही माने 100, यानी 700 दोहों का समाहार। उसी तरह पंचवटी होता है, पंचवटी, यानी पंच माने होता है 5, यानी पहला पद, इसका भी 7, इसका भी 4, यानी ये पहला पद, ये पहला पद और ये पहला पद, ये सब जब नंबर बताता है 1, 2, 5, 10, 100, करोड़, लाख। इसी तरह शताब्दी, शताब्दी, यानी शताब्दी माने सत माने होता है 100 वर्षों का समाहार। उसी तरह आपका आ जाता है त्रिलोचन, त्रिलोचन,
माने त्रि माने होता है तीन, लोचन माने होता है नेत्र, तीन नेत्रों का समाहार या समूह। इसी तरह आपका आता है तिपाई, तिपाई, तीन पायों का समूह। उसी तरह होता है नवरत्न, नवरत्न, नव माने होता है 9 और रत्न माने होता है 9 रत्नों का समूह, यानी जिसका पहला पद संख्या बताए, नंबर बताए, जैसे चौराहा, सतसई, पंचवटी, शताब्दी, त्रिलोचन, तिपाई, नवरत्न, अठन्नी, अठन्नी यानी 8 आनों का समाहार, अठन्नी। इसी तरह होता है अठन्नी, यानी 8 माने होता है 8, ये नंबर बताया है, 8 आनों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समूह। तो इसी प्रकार हम जब देखते हैं कि द्विगु समास यानी जिसका पहला पद संख्या बताए वो होता है द्विगु समास। अब हम आते हैं द्वंद्व समास। चौथा है द्वंद्व समास। इसका दोनों पद बराबर होना चाहिए, दोनों पद समान होना चाहिए। कुछ लोग इसका परिभाषा देते समय कहते हैं कि ये अपोजिट शब्द जो होते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास, जबकि ऐसा नहीं है। जिसका दोनों पद बराबर हो और बराबर होने के साथ साथ दोनों पद के बीच में और तथा एवं इन शब्दों का लोप होता है। जैसे इसके जोड़ने वाले शब्द तथा, तथा, एवं और आदि शब्दों का लोप होता है। लोप माने साइलेंट होते हैं और उसके जगह पर हाइफन जो होता है ये चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी और, तथा, एवं आदि शब्द के जगह पर हम जो डॉट लगाते हैं वो लगा देते हैं और द्वंद्व समास वो होता है। जैसे लड़का, लड़की, लड़का हाइफन लड़की, यानी ये जो डॉट है इस डॉट के जगह पर ये लोप हो जा रहा है, तथा, एवं और। जब हम इसको विग्रह करेंगे, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो लड़का और लड़की करेंगे। ऐसे ही रात हाइफन दिन, अब दिन सुबह हाइफन दोपहर। अब ये मत समझना कि हाइफन ये है तो ये दोनों पद ये दोनों समझ नहीं, सुबह दोपहर गलत, सुबह शाम, यानी जितना महत्व सुबह का है उतना ही महत्व शाम का है। यानी सुबह शाम, रात दिन, उठना, उठना चलना गलत, उठना बैठना। तो दोनों पद समान हो, जब दोनों पद समान हो, बीच में और तथा एवं शब्दों का लोप होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो द्वंद्व और द्विगु, द्विगु समास में पहला पद नंबर बताता है, संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में दोनों पद एक बराबर होते हैं और उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें हाइफन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसके जगह पर और एवं तथा का लोप हो जाता है। तो ये हो जाता है द्विगु समास, द्वंद्व समास। अब आप आ जाइए पांचवा है कर्मधारय समास। पांचवा है कर्मधारय समास। इसका क्या है, पहला पद
दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। अब क्या होता है दूसरे पद की विशेषता, ध्यान देने की चीजें हैं। मैंने पहला पद और दूसरा पद बहुत ही क्लियर कर दिया हो। जहां समास होंगे वहां दो पद होंगे। अब जैसे लाल मिर्च, लाल मिर्च, यानी पहला पद है लाल, दूसरा पद है मिर्च। यानी ये लाल इसकी विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसा है, लाल। मिर्च कैसा है, लाल, यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। उसी तरह नीलकंठ, नीलकंठ, अब पहला पद नील, दूसरा पद कंठ। अब ये बता रहा है कि पहला पद बता रहा है दूसरे की विशेषता, यानी कंठ यानी गला कैसा है, नीला। विशेषण शब्द पढ़ाते समय मैंने बताया रंग, रूप, आकार, ये सब की जो बता रहा है वो सब विशेषण, यानी इस कंठ की ये विशेषता बता रहा है। पीतांबर, पीतांबर, पीत माने होता है पीला, अंबर माने होता है वस्त्र। यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। तो इसका विग्रह करते समय और एक चीज और, अगर आपको परेशानी हो रही है परिभाषा से ये इसको जानने में कि कैसे होता है, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, यानी ये समस्त पद है, इसको हम समस्त पद कहते हैं। ये जो लाल मिर्च है इसको हम समस्त पद कहते हैं। ये समस्त पद है। लेकिन जो ये रहेगा विग्रह इसका है लाल है, लाल है जो मिर्च, लाल है जो मिर्च, ये विग्रह और ये आ जाएगा कंठ। तो ये तो कर्मधारय समास होगा। नीलकंठ, पीतांबर, लंबोदर, लंबोदर, एक तो है लंबा, दूसरा है उदर, यानी लंबा है, लंबा है उदर जिसका, लाल है मिर्च, लाल है जो मिर्च, लंबा है उदर जिसका, ये सब कर्मधारय समास है और यही बहुब्रीहि समास है। एक ध्यान देने की चीज है कि मैंने जो छठवां समास जो बताया था आपको वो बहुब्रीहि समास बताया था। 6th वन बहुब्रीहि समास। ये दोनों एक ही हैं, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये दोनों एक ही है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्या थोड़ा सा अंतर है, इसको मैं अभी आपके सामने मैं क्लियर कर दूंगा कि कैसे ये दोनों एक ही है और थोड़ा क्या अंतर है। यानी नीलकंठ मैंने देखा, नीलकंठ, पहला पद नील और दूसरा पद कंठ, यानी नीला है जो कंठ। ये तो हो गया कर्मधारय समास। लेकिन अगर इसी का ये दोनों पद, इसका परिभाषा क्या है बहुब्रीहि समास का, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे संज्ञा के बारे में बताए, किसी तीसरे संज्ञा के बारे में बताए। अब इसी उदाहरण को मैं
बहुब्रीहि बना दूंगा और इसी उदाहरण को मैं कर्मधारय भी बना दूंगा। कैसे? नीला है जो कंठ, बहुब्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अब यहां पर देखिए, ध्यान देने की जरूरत है। नीला है जो कंठ, ये है कर्मधारय समास। बहुब्रीहि समास, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी ये शिव संज्ञा के बारे में बता रहा है। यानी यहां पर बता रहा है कि ये नील और ये कंठ, ये दोनों मिलकर के किसको बता रहा है? शिव को बता रहा है। यानी शिव मतलब ये हो गया संज्ञा, यानी ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे संज्ञा को बता रहा है। किसी भगवान का नाम से मतलब नहीं है, संज्ञा से मतलब है। यानी ये दोनों पद मिलकर जब किसी तीसरे संज्ञा को बताए तो वह बहुब्रीहि समास हो जाता है। और जब पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताए तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। तो ये ध्यान देने की चीजें हैं बहुत, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नीला है जो कंठ, बहुब्रीहि समास में पहला पद और दूसरा पद ये दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बताते हैं, तीसरे संज्ञा के बारे में बताता है। जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी शिव, ये दोनों पद मिलकर के एक संज्ञा के बारे में बताए हैं, इसलिए यह बहुब्रीहि हो गया। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, ये हो गया कर्मधारय समास। लंबा है उदर जिसका, यानी ये पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, लेकिन वहीं पर होता है अगर हो जाए लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अब यहां पर देखिए, यहां यानी ये लंबा और ये उदर, यानी पहला पद और दूसरा पद मिलकर के यहां तीसरे संज्ञा के बारे में बता रहा है, यानी गणेश के बारे में बता रहा है। तो अगर लंबा है उदर इतना ही है तो वह कर्मधारय समास कर सकते हैं, लेकिन लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश अगर लिख देते हैं, किसी संज्ञा का नाम लिख देते हैं तो वो बहुब्रीहि, यानी कर्मधारय बहुब्रीहि समास में एक ही अंतर है कि अगर आप तीसरे संज्ञा के नाम को लिखते हैं तो वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा, नहीं तो वह कर्मधारय ही रहेगा। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन यानी कर्मधारय। कमल के समान नयन अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास। महात्मा, इसी तरह हम देखते हैं महात्मा भगवान से ही नहीं संबंधित रहते। कुछ लोग आते हैं कहते हैं कि तीसरा पद भगवान का, महात्मा हमने देखा महान आत्मा, यानी महान है जो आत्मा, एक चीज फिर से मैं बता दे रहा हूं, इसको हम समस्त पद कहते हैं, समस्त पद, और इसको हम कहते हैं विग्रह पद, विग्रह पद, जिसको संधि और विक्षेप भी कहते हैं। तो समस्त पद ये है, विग्रह पद ये है। तो महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। लेकिन महान है आत्मा जिसका, महान है आत्मा जिसका अर्थात
गांधी। अब गांधी यानी ये तीसरा संज्ञा हो गया, यानी ये पहला पद और ये दूसरा पद, ये दोनों पद मिल करके एक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। जब ये संज्ञा के बारे में बताए तभी ये बहुव्रीहि समास होता है। तो फिर से एक बार जान लें, अव्ययी भाव समास जिसका पहला पद मुख्य होता है, दूसरा पद गौण होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथासंभव, यथाशक्ति, दिनों दिन, रातों रात, आंखों आंख, मुंहों मुंह, डालो डाल। उसी प्रकार तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद मुख्य होता है, पहला पद गौण होता है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्या बताता है, और द्वंद्व समास जिसका दोनों पद समान होता है और बीच में और तथा एवं शब्द का लोप होता है, उसके जगह पर हाइफन डॉट लगाया जाता है। और पांचवा है कर्मधारय समास जिसका पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। और बहुव्रीहि समास जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे संज्ञा के बारे में बताएं तो वह बहुव्रीहि समास होता है। तो आज बच्चों समास के बारे में मैंने जाना। अब अगले संस्करण में मैं दूसरे व्याकरण को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।